अभी हम पॉलिटी ब्रह्मास्त्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और हमारा अंतिम पड़ाव में चल रहा है प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। तो प्रमुख संवैधानिक 14-15 जो निकाय थे मैं आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में करा चुका हूं। अभी हम आपात उपबंध पढ़ लेते हैं। आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। हमारे संविधान सभा का जब प्रोसेस चल रही थी, संविधान निर्माण की प्रोसेस चल रही थी, तब वहाँ पे आपात उपबंध की भी जो है सोच ली गई कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि मजबूरी में हमें मूल अधिकारों का हनन करना पड़े, मजबूरी में हमें पूरे राष्ट्र में एक आपातकाल लगाना पड़े। तो उन्होंने इस आपातकाल के प्रावधान को जर्मनी के आपातकाल के प्रावधानों से जो है वो प्रेरित किया और जर्मनी के आपातकालों से ही एक तरीके से कॉपी किया। तो हमारे देश में 3 तरीके से आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356 राज्यों में आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और आर्टिकल नंबर 360 जिसे हम वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं। तो 3 तरीके से आपातकाल लगाया जाता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भाग नंबर 20 आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। शुरुआत करते हैं जो आर्टिकल नंबर 352 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। पहली कंडीशन ये कि कोई अगर देश हम पे आक्रमण कर दे तो सरकार चाहे लगे कि कंडीशंस खराब हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर हम किसी दूसरे देश पे आक्रमण कर देते हैं या हम किसी युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो दूसरी कंडीशन ये। और तीसरी कंडीशन जो है वो है सशस्त्र विद्रोह, आर्म रेबेलियन। पहले ये शब्द सशस्त्र विद्रोह नहीं था। 1978 से पहले ये शब्द था आंतरिक असंतोष। और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25-26 जून की रात को, तब वहाँ पे आंतरिक असंतोष के आधार पे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अब आंतरिक असंतोष एक ऐसा शब्द है जो कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई आंतरिक असंतोष होता, इस स्पेशल डेफिनेशन नहीं थी। इसलिए जब इंदिरा गांधी सरकार 1977 में हार गई और मोरारजी सरकार बनी तो उन्होंने 44 में संविधान संशोधन किया और उसके तहत इस आंतरिक असंतोष शब्द को ही हटवाया, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, कभी भी बोल सकते हैं कि आंतरिक असंतोष। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो गलती पहले इंदिरा गांधी जी कर चुकी थी उसको भी कम करने की कोशिश की गई। गलती क्या की गई थी? हमारे संविधान में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा और उसमें स्पेशल ये नहीं लिखा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह लेना जरूरी है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह तो है ही, एक्चुअली में प्रधानमंत्री की सलाह तो है ही, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य बिना प्रधानमंत्री के कर नहीं सकता। लेकिन मंत्रिपरिषद की जो सलाह थी वो प्रधानमंत्री की सलाह के रूप में मान ली जाती थी, मौखिक रूप में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये लिखा गया कि सारे मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह मानी जाएगी। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पे ही, क्योंकि 25 जून की रात को जो आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने खुद ने ही आपातकाल की घोषणा करके राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराए थे। मंत्रिमंडल को तो अगले दिन पता चला था कि आपातकाल लग चुका है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात कन्फर्म करवाई गई कि आगे से अगर गलती से भी पहली बात तो ये आंतरिक असंतोष शब्द हटाओ, इसे लगाओ सशस्त्र विद्रोह। अगर विद्रोह हो रहा है तो ही लगाया जा सकता है। और फिर दूसरी बात, पूरी मंत्रिपरिषद की लिखित जो है सहमति होनी चाहिए, मौखिक सहमति नहीं होनी चाहिए। ये 3 ग्राउंड पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब अगला सवाल आएगा, सर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का मतलब क्या हुआ, क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव जो होता है उसमें आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी, मूल अधिकार कम हो जाते हैं। अब मूल अधिकार कैसे कम होंगे? आर्टिकल नंबर 358 में लिखा है कि आर्टिकल नंबर 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, वहीं बस जाने की स्वतंत्रता है, आपको 6 स्वतंत्रताएं देता है आर्टिकल नंबर 19। तो आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, 358 में लिखा है कि अगर हमारे देश भारत में मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के बाद में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो आर्टिकल नंबर 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। और कहाँ लिखा हुआ है वो? 358 के अनुच्छेद में लिखा गया। ठीक है, ये हुई आर्टिकल नंबर 19 के समाप्त होने की बात। उसके बाद में 359 नंबर आर्टिकल में लिखा है फंडामेंटल राइट्स का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है, 359 में लिखा है राष्ट्रपति करेगा, स्वतः नहीं है, राष्ट्रपति करके देगा। 359 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता।
तो अगर 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है तो 358 कहता है कि 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा और 359 कहता है राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों को समाप्त कर देगा 20 और 21 को छोड़ के। ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 58 और 359 हुए। उसके अलावा 250 नंबर का आर्टिकल कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय जो हैं उन पे संसद कानून बना सकता है। और आर्टिकल 353 में कही गई बात है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो उस कंडीशन में सेंटर की जो पावर है, केंद्र की जो पावर है, वो राज्यों से अधिक हो जाएगी। ठीक है, लॉ मेकिंग के मामले में। तो क्या प्रभाव पड़ा, ये बात आपको समझ में आई। पहली बात मैंने बोली, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में लगाया जाता है, जिसमें मंत्रिमंडल की लिखित सहमति पे 3 ग्राउंड्स पे, अगर भारत कोई दूसरे देश से युद्ध कर शामिल हो जाता है, कोई दूसरा देश भारत पे आक्रमण कर देता है, या जो सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है, उन 3 ग्राउंड्स पे राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। अगर 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 358 में लिखा है कि आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 359 में लिखा है कि राष्ट्रपति बाकी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है 20 और 21 को छोड़ करके। उसके बाद में लॉ मेकिंग के मामले में सेंटर के पास में पावर अधिक हो जाएगी राज्यों की तुलना में, ये इसका प्रभाव पड़ेगा। अब अगला सवाल आपका आएगा कि सर इसे कितने दिनों तक लगाया जा सकता है और कब तक इसकी अप्रूवल लेनी होगी। देखो, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, आपातकाल लग गया, लेकिन आपातकाल लगाने की संसद से आपको अनुमति लेनी होगी 1 महीने के अंतर्गत। 1 महीने के अंतर्गत आपको संसद से अनुमति लेनी होगी, और वो भी किस तरीके से, सदन का बहुमत और उपस्थित का 2/3। सदन का बहुमत 272 होता है लोकसभा में, तो 272 और जितना उपस्थित है उसका 2/3, यानी 272 तो मिनिमम होना चाहिए और बाकी उपस्थित का 2/3 होना चाहिए। इस तरीके की कंडीशन में सदन दोनों ही होंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही इस आधार पे बहुमत और 2/3 बहुमत के आधार पे जो है वो सदन से अनुमति लेनी होगी। कितने दिन के अंतर्गत? 1 महीने के अंतर्गत। अगर लोकसभा उस समय नहीं चल रही है तो राज्यसभा से आप 1 महीने के अंतर्गत अनुमति ले लो, और जैसे ही चुनाव होने के बाद में नई लोकसभा गठित होती है तो उस समय लोकसभा से 1 महीने के भीतर आपको अनुमति लेनी होगी। और जब एक बार अनुमति मिल जाती है सदन से तो उसे आप 6 माह तक चला सकते हो, 6 महीने तक चला सकते हो। फिर अगर लगे कि अभी कंडीशन सही नहीं है, अभी कंडीशन सुधरी नहीं है, हम अभी भी युद्ध की कंडीशन में हैं, तो फिर दोबारा से सदन से अनुमति लो और फिर 6 माह के लिए बढ़ा दो। और संविधान में कितने समय तक इसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में उसमें स्पेशल कुछ नहीं लिखा है, तो 6 माह करके आप चाहो तो 2 साल 3 साल तक बढ़ा सकते हो। इस तरीके की कंडीशन है। हमारे देश में आपातकाल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो लगे हुए हैं 1971 में लगाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय, और वो आपातकाल 1977 तक रहा था। और उसके अंतर्गत आपातकाल के अंतर्गत दूसरा आपातकाल लगाया गया था सशस्त्र विद्रोह वाला, जिसे आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। वो 75 से लेकर 77 तक रहा था। ओके, तो अगर इसको समाप्त करना है, पहले ये देख लीजिए कि कितनी बार लगाया। अब तक 3 बार लगाया टोटली। एक तो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जो जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय। 1971 से और 77 तक इंडिया और पाकिस्तान का बाढ़ चल रहा था उस समय, और 1975 से और 77 तक इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया था। ये दोनों जो है इंदिरा गांधी जी के समय लगाए गए थे, और ये वाला जो लगाया था जवाहरलाल नेहरू जी। उस समय जो आपातकाल था उससे लोग इतने परेशान हो गए थे, आगे सरकारों ने आपातकाल लगाने से जो है वो किनारा किया, आगे लगाने से बची सरकारें, क्योंकि इंदिरा गांधी जी से बहुत ज़्यादा जो है लोग नाराज़ हो गए थे 1975 के आपातकाल के बाद में, और उसे अभी तक बोला जाता है कि काला समय था, काला आपातकाल था उस समय। ओके, तो 3 बार लगाए। और आपातकाल को अगर समाप्त करना है तो नॉर्मली एक तो राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति लिख के साइन करके बोल दे कि हाँ आपातकाल समाप्त है, इस तरीके से किया जा सकता है। यह संसद की अनुमति नहीं मिली, मान लीजिए कि 1 महीने के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं और उन्होंने 1 महीने में अनुमति नहीं दी, या बहुमत से या 2/3 बहुमत से पारित नहीं किया, तो आपातकाल ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके अलावा लोकसभा सदस्य अगर 1/10 यानी 1/10 सदस्य प्रस्ताव रखें और 14 दिन में वो साधारण बहुमत से भी पारित कर दें भाई कि अब राष्ट्रीय आपातकाल हटा दो, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल हट सकता है। तो 3 कंडीशन में इसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति लिख के बोल दें हाँ ठीक है अब खत्म, हट सकता है। दूसरा, सदन में वो पारित ही नहीं हो पाया बहुमत और 2/3 बहुमत के आधार पे,
तीसरा, 1/10 सदस्य इकट्ठे होकर बोलें, प्रस्ताव लाएं और उसके बाद में दोनों सदन बहुमत से पारित करते हैं, सिर्फ बहुमत से, 2/3 वाला नहीं, सिर्फ बहुमत से पारित कर दें तो समाप्त मान लिया जाएगा। एक अगला सवाल आता है कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? यस, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और इसको चेक किया जा सकता है कि कहीं ये इर्रिलेवेंट रूप से तो नहीं लगाया गया है, बिना कारण से तो नहीं लगाया गया है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। ओके, बट अभी तो 1977 के बाद में कोई आपातकाल नहीं लगा है। और एक चीज़ और की पॉइंट के रूप में, इसका क्षेत्र कितना हो सकता है, तो इसका संपूर्ण भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है या किसी स्पेशल एरिया में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है, पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है। इवन इफ लग रहा है भारत के किसी एक क्षेत्र में, मान लीजिए पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में कुछ ज़्यादा गतिविधियां हो गई हैं चाइना के द्वारा या म्यांमार के द्वारा, तो उस समय पूरे पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। तो संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है या किसी स्पेशल क्षेत्र में वहाँ डिस्टर्बेंस लग रहा है तो वहाँ उस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो ये अपना राष्ट्रीय आपातकाल है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या बोली, किन ग्राउंड्स पे लगाया जाएगा ये मैंने बताया। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया ये मैंने आपको बताया। अप्रूवल संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर होनी चाहिए, उसके बाद 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। और 358 बोला 19 नंबर का आर्टिकल स्वतः समाप्त हो जाएगा। 359 में बोला राष्ट्रपति को बाकी जो मूल अधिकार हैं उनको समाप्त करने का अधिकार है, उनको निलंबित करने का, लेकिन 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। एंड लॉ मेकिंग में जो है वो देश के पास में, सेंटर के पास में ज़्यादा पावर आ जाएगी। ये होता है अपना राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव और मेंस का सवाल नहीं बनेगा राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड, कंप्लीट है। अब देन बात करते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाया जाता है और ये से राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस आधार पे लगाया जाए, ये राज्यों में लगाया जाता है, ध्यान रख लेना, ये राज्यों में लगाया जाता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में प्रॉपर वे में संवैधानिक काम नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अधिक हो गया है, सरकार संभाल नहीं पा रही है और बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ियाँ हो रही हैं राज्य में, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे 2 कंडीशन के तहत, या तो राज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय बोलेगा कि हाँ विफल हो चुका है तंत्र, संवैधानिक तंत्र, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, या राष्ट्रपति को डायरेक्ट आवास हो जाए तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका दुरुपयोग काफ़ी होता है, पहले काफ़ी होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा सकती है सरकार को कि तुमने गलत तरीके से लगा ली। तो राष्ट्रपति को आवास होने वाली बात का पहले ऐसे होता था कि मान लीजिए चुनाव हुए एंड चुनाव में केंद्र में जो है वो XYZ, मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस सरकार है और बाकी अन्य राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो केंद्र में अगर कोई नई सरकार आई है तो बाकी राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर देती थी वो राष्ट्रपति को आवास के आधार पे। भाई राष्ट्रपति को आवास हो गए, अब संवैधानिक तंत्र का स्पेशल लिख के तो नहीं बोल सकते विफल हो गया, बस वो मान लेते थे हाँ, लेकिन फिर बाद में जब जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट आया तब से इस पर जो है वो लगाम लग चुकी है, आसानी से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, वो किस आधार पर लगाया जाता है, वो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल रिपोर्ट देगा गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय चेक करवाएगा, चेक करवाने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में हुआ जिसमें सरकार जो है वो बीजेपी सरकार पीछे हट गई, बाकी दोनों अन्य पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP और बाकी कांग्रेस पार्टी ये सरकार नहीं बना पा रही थी, तो वहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई कि संवैधानिक तंत्र काम ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पे जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन में सीधा सा अंतर ये है कि राज्य की सरकार खत्म हो गई, राज्य की सरकार के जो काम होंगे वो केंद्र सरकार करेगी और यहाँ पे मुखिया कौन रहेगा, मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल। अब राज्यपाल के पास पावर होंगी, ज़्यादातर राज्यपाल के पास पावर होंगी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए अप्रूवल अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो 2 महीने में संसद की अनुमति लेना जरूरी है और वो भी साधारण बहुमत से। तो सीधी सी बात है, जो पार्टी बहुमत में होगी वो आसानी से ऐसा कर पा लेगी। ओके, एंड इसे 6 महीने तक कंटिन्यू रखा जा सकता है और अधिकतम बार बढ़ाया जाए तो 1 साल तक बढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, फिर दोबारा चुनाव कराने होंगे कम से कम 1 साल के अंतर्गत। तो लेकिन ऐसा भी होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल या इलेक्शन कमीशन लिख करके दे दे कि भाई यहाँ पे चुनाव कराने की कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं या यहाँ पे सही परिस्थितियाँ नहीं हो पा रही हैं, आपात हैं, तो फिर उस समय इलेक्शन कमीशन लिख के दे रहा है कि चुनाव नहीं हो सकता, तो उसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बाकी पंजाब में लॉन्ग रन के लिए इंसर्जेंसी रही थी 7 साल के लिए, पंजाब में
1985 में वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय जब अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, तो उसके बाद में पंजाब जो है वो पूरी तरीके से अस्थिर हो चुका था। पाकिस्तान अपनी तरफ से फंडिंग कर रहा था और खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तो उसको दबाने के लिए 7-8 साल तक जो है वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका प्रभाव क्या होता है? उधर का प्रभाव हमने क्या देखा, मूल अधिकार खत्म हो रहे थे। 358 में कह रहा है कि 19 समाप्त। 59 में क्या कह रहा था? 359 में राष्ट्रपति बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है 20-21 को छोड़ के। इधर क्या होगा? राज्य सरकार खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए, ये हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, एक कल्पना के रूप में बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि कल को बंगाल की सरकार से, पश्चिम बंगाल की सरकार से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जो है अमित शाह जी को लगता है कि भाई ये ममता जी हैं जो प्रॉपर संवैधानिक तरीके से सरकार को नहीं चला रही हैं, तो राज्यपाल, वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अमित शाह जी को बोलेंगे और अमित शाह जो है वो चेक करके, वो अपनी मनमर्जी करके चेक करके और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब राष्ट्रपति शासन लगने पे पहला काम क्या होता है? वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाता है। ध्यान रखना, पहला काम क्या होगा? वहाँ की राज्य सरकार समाप्त, यानी ममता दीदी की सरकार को समाप्त। वैसे ऐसा नहीं होने वाला है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो संवैधानिक तंत्र पे बोलूँ। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोला, तो यहाँ पे राज्य सरकार बर्खास्त की जाएगी, पहला काम। दूसरा, वहाँ की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ओके। तीसरा, अब राज्यों के रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएंगे वो संसद द्वारा बनाए जाएंगे और फंडामेंटल राइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। की पॉइंट्स याद रखना, लोगों के फंडामेंटल राइट अभी सुरक्षित रहेंगे। लोगों को आर्टिकल 19 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 21 भी मिलेगा, 25, 32 सब मिलेंगे। फंडामेंटल राइट किस में खत्म हो रहे थे? फंडामेंटल राइट्स खत्म हो रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल के तहत। और इसकी समाप्ति कब होती है? या तो 6 महीने में या 1 साल में स्वतः समाप्त होते हैं। अगर राष्ट्रपति को जल्दी लग रहा है तो राष्ट्रपति जल्दी लिख के दे देगा कि हाँ भाई अब चुनाव करवा लिए जाएं और राष्ट्रपति शासन समाप्त। उसके बाद में 69वां संविधान संशोधन दिल्ली की रिगार्डिंग है। दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। मान लीजिए कि 2014-15 में जब चुनाव हुए थे, 13 में चुनाव हुए थे, तब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की कुछ कुछ सीटें आई थी, तो तीनों में से किसी को पूर्ण बहुमत नहीं था। शुरुआत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर वहाँ पे सरकार बना ली। अब बाद में जो है कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया या आम आदमी पार्टी वाले दूर हट गए, तो अब वहाँ कोई भी वहाँ पे सरकार बनाने की समर्थ नहीं था, तो उस समय वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल के पास में पूरी पावर होती है, ठीक है, राज्यपाल के पास पावर होती है। फिर उसके बाद में 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं और अगले 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं अधिकतम। फिर उसके बाद में तो कहीं ना कहीं चुनाव करवाना ही होगा आपको, ओके। उसके अलावा एसआर बोम्बई ये कर्नाटक के सीएम थे और कर्नाटक में जो है वो जो है सरकार को जो बर्खास्त कर दिया गया था। तो फिर इस केस के आधार पे जुडिशियल रिव्यू का भी डिसाइड किया गया, क्या राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 2016 में बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, वहाँ के सीएम चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अपनी केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि तुम ऐसे कैसे लगा सकते हो, कोई कारण है नहीं, स्पेशली दिखाना चाहिए। तो कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट रूल था उसको रिजेक्ट कर दिया, दोबारा से पहली कांग्रेस सरकार बन गई, ओके। तो एसआर बॉम्बे ध्यान रखना, ये किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। अब तक 125 से ज़्यादा अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं, क्योंकि जब भी नए प्रधानमंत्री बनते थे पहले, अब तो ऐसा नहीं होता, पहले नए प्रधानमंत्री बनते थे तो गैर उनकी जो सरकार थी, यानी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना तो गैर कांग्रेस सरकार, बीजेपी का प्रधानमंत्री बना तो गैर बीजेपी सरकार, उनको बर्खास्त कर देते थे। मोस्टली कांग्रेस की सरकार ही बनी थी शुरुआत में। सबसे अधिक पेप्सू में, सर्वप्रथम पेप्सू में लगाया गया। पेप्सू पंजाब और हरियाणा के बीच वाला क्षेत्र था, तो पहली बार 1953 में लगाया गया था। उसके बाद में पेप्सू को पंजाब में बढ़चर कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा बार यूपी में और मणिपुर में, यूपी में 10 बार और मणिपुर में 9 बार लगाया। सबसे अधिकतम समय तक पंजाब में 7 साल तक लगाया गया था। और कहाँ पे कभी नहीं लगा? तो नए राज्य तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आजकल तो लगाते ही नहीं है, पिछले 3-4 साल में तो आपने सुना ही नहीं होगा। राजस्थान में अब तक 4 बार लगा है, 1967, 77, 80 और 92, इनमें 4 बार लगा है, ओके। 67 में नई सरकार बनी तब था, 77 में नई सरकार बनी थी तब, 80 और 92 में, ये 4 बार जो है राजस्थान में आपातकाल लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ओके। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल क्या है? एक तो आर्टिकल 355, संघ सरकार का दायित्व है बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा, राज्य में आंतरिक शांति बनाना और राज्य द्वारा संविधान की पालना सुनिश्चित करना, ठीक है। ये आर्टिकल 355, ये आरएस मेंस का सवाल भी है, पिछली बार आरएस मेंस में सवाल पूछा गया था कि आर्टिकल 356 और राज्य के बीच में आर्टिकल 355 का क्या रोल है? 355 का क्या रोल है? केंद्र और राज्यों के बीच में आर्टिकल 355 का क्या रोल है? तो आर्टिकल 355 कहता है
केंद्र की जिम्मेदारी है कि बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, ठीक है, बाह्य आक्रमणों से राज्यों की रक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है। राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखना यह भी केंद्र की जिम्मेदारी है। अगर कोई राज्य ऐसा नहीं कर पा रहा है तो केंद्र अपने हाथ में ले ले सारी शक्ति। राज्य द्वारा संविधान की पालना सुनिश्चित करना यह भी संघ सरकार का दायित्व है। अगर राज्य संविधान की पालना नहीं कर रहा है, आर्टिकल 355 में लिखा है, तो 356 के तहत आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। ऐसे ही आर्टिकल 365 भी इसी तरीके की बातें करता है कि संघ सरकार राज्य सरकार को संविधान का पालन करने का निर्देश दे सकती है, निर्देश जारी करती है। पालन अगर संविधान का नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि आप पालन करो संविधान के अनुसार, और अगर नहीं करोगे तो फिर हम 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार लगाया है, तो सबसे ज़्यादा अपना इंदिरा गांधी जी ने 35 बार लगाया है, नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार ही लगाया अब तक। ओके, तो वो भी कंडीशन ऐसी रही होंगी जम्मू कश्मीर वाली, या एक बार अरुणाचल प्रदेश वाली, इस तरीके से रही है 1-2 बार कंडीशन, तब मजबूरी में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ओके, तो ये अपना 2 इंपॉर्टेंट हुए, एक हुआ राष्ट्रीय और एक हुआ राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल नंबर 360 के तहत होता है। देश में जब पैसे का खतरा होता है, साख का खतरा होता है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 2 महीने में संसद की अनुमति जरूरी होती है। वित्तीय आपातकाल की समयावधि कितनी होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग संविधान में कुछ लिखा नहीं है, तो बस सीधा सा है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 1991 में ऐसी कंडीशन आई थी जब वित्तीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा एलपीजी लाया गया, तो उसके बाद में वित्तीय आपातकाल लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें इफेक्ट क्या होता है, कर्मचारियों के वेतन कम हो जाते हैं, न्यायाधीश के भी वेतन कम किए जा सकते हैं, राज्य सरकार के बजट केंद्र सरकार की अनुमति से पारित होते हैं। अब तक एक भी बार ऐसा नहीं किया गया। तो हमने आपात उपबंध देखे, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। पहला हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल, अगर कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण कर देता है, या हम किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाते हैं, या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो 3 ग्राउंड पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के बाद में ही राष्ट्रपति लगाएगा, और उसे 1 महीने के अंतर्गत सदन के दोनों सदनों से जो है वो बहुमत और उपस्थित का 2/3 से उन्हें पास कराना होगा। ऐसे करके वो 6 महीने फिर 6 महीने कंटिन्यूस लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं, अनंत समय तक वो बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव में मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 358 के तहत जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं, और 359 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बाकी भी मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है 20-21 को छोड़ करके। ओके, बाकी लॉ मेकिंग के मामले में केंद्र के पास में अधिक पावर हो जाती है। ठीक है, हटाना आसान है, राष्ट्रपति हटा दे, या यहाँ पे संसद जो है अगर अनुमति नहीं मिली है तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, या 1/10 लोग खड़े होकर बोल दें कि भाई हटना चाहिए और बहुमत से पारित कर दें दोनों सदनों में, तो हट जाएगा। ओके, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, अब तक 3 बार लगा है, और संपूर्ण क्षेत्र या कुछ हिस्से में लगाया जा सकता है। राज्य आपातकाल 356 के तहत है। 355 में लिखा है कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्य में संविधान का पालन करवाए, तो 356 और 355 रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, 355 में लिखा है, इसलिए ये 356 का आपातकाल लगाया जाता है। अगर राज्य संविधान का पालन नहीं कर रहा है, राज्य में आंतरिक शांति नहीं है, तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो लगाने की प्रोसेस क्या है, राज्यपाल गृह मंत्रालय को बोलेगा, गृह मंत्रालय चेक करवाएगा, फिर राष्ट्रपति शासन, या राष्ट्रपति को डायरेक्ट आवास हो गया। राष्ट्रपति को कुछ आवास नहीं होता है, आवास तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को होता है, वो अगर बोलेंगे तो लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, स्टाम्प है। ठीक है, अप्रूवल यहाँ पे 2 महीने में अंदर में लेनी पड़ती है, और यहाँ पे पहले वाले में जो है 1 महीने के अंतर्गत लेनी होती है। ओके, इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 1 साल, लेकिन इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे तो 3 साल। पंजाब में अपवाद रहा 7 साल के लिए। क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य सरकार बर्खास्त, विधानसभा भंग, राज्य कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे, और फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये अपना राज्य आपातकाल हुआ, और वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी नहीं लगा है। तो 360, तो 352 राष्ट्रीय, 356 राज्य, और 360 वित्तीय आपातकाल, हमारे आपातकाल वाले प्रावधान कंप्लीट होते हैं। इनसे बाहर एक भी सवाल आपातकाल का नहीं बनने वाला है। कुछ थोड़ा सा हम देख लेते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र का रिलेशन, यूनियन टेरिटरी वाला, ये भाग नंबर अपने 8 में आर्टिकल नंबर संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 239 से 241 तक जो है ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं, डायरेक्ट केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, उसके अलावा अपना पुडुचेरी वाला इलाका भी है, लक्षद्वीप वाला भी इलाका है, अंडमान निकोबार वाला भी इलाका है, उसके अलावा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर
और लद्दाख भी हैं। तो हो सकता है जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में राज्य बना दिया जाए। लद्दाख का तो नॉर्मली ये है कि यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है। ओके, तो जिन पे डायरेक्ट सीधा केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार इन द सेंस गृह मंत्री का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो दिल्ली में पावर दिल्ली और जो पुडुचेरी है वहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा पावर उपराज्यपाल जो होता है वहाँ पे उनके पास में होती है। प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाता है। तो लक्षद्वीप में एक आईएएस अधिकारी को बैठा दिया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आईएएस अधिकारी को बैठा दिया जाता है। तो वहाँ की पुलिस उस आईएएस अधिकारी के हिसाब से काम करती है। ध्यान रखना, चंडीगढ़ पुलिस अलग है, पंजाब और हरियाणा पुलिस अलग है। ठीक है, दिल्ली पुलिस अलग है। दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंडर में नहीं आती है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, क्योंकि वहाँ पे जो जिम्मेदारी है, नियंत्रण है, वो गृह मंत्रालय के यानी केंद्र के पास में है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 किस तरीके से, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, और उसके अलावा मैंने अभी आपको बताए थे दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, और उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन 3 जगहों पे चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किए जाते हैं इन जगह पे। ओके, बाकी सब जगह पे जो है वो प्रशासक आईएएस अधिकारी को डायरेक्टली नियुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा बाकी कुछ बचता नहीं है। कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान में 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। 370 जैसे जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध दिए गए थे शुरुआत में, कि उसको अधिक पावर दी गई थी, लेकिन अभी तो वो अमित शाह जी की कृपा से वो कम्प्लीटली एवोल्यूश हो चुके हैं, तो आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 370 समाप्त किया जा चुका है, जो एक बहुत बहुत बड़ा कार्य किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। आर्टिकल नंबर 371 में A2 लेके और ABCD इस तरीके से अलग अलग राज्यों के लिए विशेष छूट दी गई थी। और वो राज्य कौन से थे? गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, A2 लेके Z तक वो अलग अलग राज्यों के लिए विशेष छूट दी गई थी। ठीक है, और अगर इनके डीप में पढ़ना है तो अपना जो फुल कोर्स होगा तो उसमें थोड़ा सा मेंस के हिसाब से ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल नहीं बनेगा। ओके, दैट्स इट। सो राइट नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। इसके बाद में हमें पहले तो ये अनुच्छेद देखने हैं, और इन अनुच्छेदों के बाद में हमें सभी जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको रिवाइज करना है। सो एक बार देख लेते हैं। हमने बात की थी, हम पहले देख चुके थे अपना संघ राज्य वाला देख चुके थे, एंड भाग नंबर 13 से शुरू करते हैं, जिसमें ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात की गई है, जो 301 से लेके 307 तक है, लेकिन हमें इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना था। भाग नंबर 14 में सर्विस अंडर द यूनियन पब्लिक यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में बात की गई, तो 308 में परिभाषा और इस तरीके से था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किस में है? आर्टिकल नंबर 312 में। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन इन यूनियन एंड स्टेट्स, 315 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी, और ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या है और बनानी है किस तरीके से, तो वो 312 में लिखी गई हैं। ओके, और यूपीएससी यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो एग्जाम करवाए जाएंगे वो 315 में लिखा गया। उसके बाद में कुछ प्राधिकरण हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, 323A और 323B। ये जो प्रशासनिक पोस्ट बनने वाली हैं, इनके रिलेटेड जो भी विवाद होंगे उनको इनमें निपटाने की कोशिश की जाएगी। फिर चुनाव के बारे में बात की, जिसमें 324 में क्लियरली लिखा है सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, निर्देशन और नियंत्रण, ये जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, 2 उनकी सहायता के लिए अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, देन इसमें 327 में पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ प्रोविजंस विद द रेस्पेक्ट टू द इलेक्शंस, तो इसी के आधार पे 327 के आधार पे आरपीए एक्ट 1991 में लाया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में भी था, फिर उसके बाद में रिफॉर्म करके 1951, बाकी धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट होते रहे। देन 330 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड सर्टेन क्लासेज, तो ये रिजर्वेशन वाली बात आई है। 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन दी हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन आर्टिकल नंबर किस में लिखा है? वो आर्टिकल नंबर 330 में लिखा हुआ है। 331 में एंग्लो इंडियन के लिए था, लेकिन अभी ये समाप्त हो चुका है। 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी आरक्षण दिया जाएगा, तो वो किस में? आर्टिकल नंबर 332 में। तो 330 और 332 ये एससी और एसटी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात नहीं है, राजनीतिक रिजर्वेशन। पहली बारे में 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन और 332 में राज्यों की विधानसभाओं में रिजर्वेशन की बात।
338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट नंबर अपना ये 17 आता है, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हिंदी होने वाली है 1965 तक। उसके बाद में यहाँ 344 में लिखा है कि एक कमीशन बना देना, बीजी खरे की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। उन्होंने बोला कि अब हिंदी और इंग्लिश को कंटिन्यूस रहने दीजिए। ओके, और इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है यहाँ पे 346, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड अदर। एक दूसरे के साथ में राज्यों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो कौन सी भाषा यूज करें। 350 ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ऐसा आर्टिकल नंबर 350A में लिखा गया है। उसके बाद में इमरजेंसी प्रावधान 352, 355, 56 और 360 अभी जस्ट आपको बताए, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। उसके बाद में यहाँ पे कुछ विशेष मिसलेनियस यानी विविध हैं, जिनमें कुछ स्पेशल नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप पढ़ना चाहें, ज़्यादातर रिपील हो चुके हैं इनमें से, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में भाग नंबर 20 में अमेंडमेंट की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और 3 तरीके से मैंने आपको अमेंडमेंट बताया था, साधारण बहुमत के आधार पे, विशेष बहुमत के आधार पे और विशेष प्लस आधे राज्यों के समर्थन के आधार पे यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, देन अपना पार्ट नंबर 21, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये कुछ विशेष प्रावधान है लेकिन अस्थायी है, यानी इनको हटाया जा सकता है आने वाले समय पे, इसलिए 370 वाला जो इतने दिनों से नासूर बना हुआ था उसको हटा दिया गया था। ओके, तो ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद में ये पूरा कंप्लीट जो है रिपेल हो चुका है। 371 के अलग पार्ट हैं, A, B, C, D इस तरीके से। तो A में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। A में नागालैंड के लिए, असम में, B 371B में, 371C में मणिपुर के लिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्रा एंड उसके अलावा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट का। तो ये याद नहीं रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 8-10 राज्यों के रिगार्डिंग जो है वो आर्टिकल नंबर 371 में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर में ट्राइबल एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान देना जरूरी था। ओके, उसके बाद में ये देखो 379 से 391 तक के सारे रिपील हो चुके हैं। तो ये मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई काम के है नहीं आपके। और लास्ट में अगर देखें 22 भाग में कुछ शॉर्ट टाइटल्स दिए हुए हैं, ABCD इस टाइप में होता है ना कि हम किसी को चीज़ को शॉर्ट में लिख देते हैं KBC करके, तो इस तरीके से उन शॉर्ट की फुल फॉर्म बताई गई हैं। ओके, तो ये हमारे संविधान के प्रमुख लास्ट वाले भाग हो गए। अब हम एक बार क्या करते हैं, अंत में जाते जाते जो शुरू से मैं आपको एक सारणी बनाता और समझाता आ रहा हूँ, उस सारणी को मैं एक प्रॉपर वे में आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ और उसमें सभी भागों को हम एक बार देख लेते हैं, यानी सभी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि अब तक आपको सारी चीज़ें बची होंगी, कुछ भी इससे बाहर भी कोई सवाल नहीं जाने वाला है, बट मुझे लगता है कि अब आपको अनुच्छेद याद हो गए होंगे। अब आप खुद से आंसर देने लग जाओगे, मैं बोलूँगा उससे पहले आपके दिमाग में वो समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत, भारत भी और इंडिया भी। आर्टिकल 3 में कहा जाता है नए राज्यों को बनाना हो, निर्माण करना हो, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो ये भाग नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं, 1 से नंबर 4 तक के अनुच्छेद। भाग नंबर 2 के अंतर्गत हम नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, जिसमें 5 से लेके और 11 तक के अनुच्छेद होते हैं, जिनमें अपना 5 में संविधान के समय नागरिकता और उसके बाद में अभी 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये लिखा हुआ। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 11 में शायद संसद की नागरिकता के रिलेटेड कानून संसद को द्वारा बनाया जाएगा, जो बनाया गया सिटीजन्स एक्ट बनाया गया, तो वो संसद के द्वारा बनाया गया, जिसमें 5 तरीके से जो है वो हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, देशीकरण के आधार पे, जन्म के आधार पे और उसके अलावा राज्यों के अधिग्रहण के आधार पे। तो 5 तरीके से जो है वो हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में मूल अधिकार में हमने आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक बात की। 12 में राज्य की परिभाषा वगैरह दी थी, 13 में फिर वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था इनमें से मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो वो रिपील कर दिया जाएगा। तो 13 संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संविधान का उल्लंघन करे। 14 विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14 में। वैसे मूल अधिकार जो हैं वो 6 होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म का अधिकार एंड संस्कृति और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, एंड आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो 15वां आर्टिकल समानता के अंतर्गत आते हैं। वैसे आपको ध्यान हो 14 से 18 वाले आते हैं समानता, 19 से 22 आते हैं स्वतंत्रता,
23 और 24 जो आते हैं शोषण के विरुद्ध आते हैं। 25 से लेके 28 तक के जो आते हैं वो अपने धार्मिक स्वतंत्रता के। 29 और 30 जो आते हैं वो अपने अल्पसंख्यकों के लिए और शिक्षण संस्थानों के लिए। और 32 जो आता है वो अपना ये आता है मूल अधिकारों का संरक्षण और या संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो पहले वाले 14 से 18 में, 14 हो गया विधि की समझ समानता। 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहीं पे आरक्षण भी आता है कहीं ना कहीं लास्ट में पॉइंट्स वाइज में लिखा हुआ है। और बाद में संशोधन भी किए गए थे आर्टिकल नंबर 15 भाग 4, आर्टिकल नंबर 15 भाग 5 में, यानी क्लॉज 5 में, और कहीं ना कहीं आरक्षण वाले प्रावधान जोड़े गए थे। बाकी मेरा आपसे बस लास्ट में जाते जाते ये भी अनुरोध है कि आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 17 इनका आप संविधान सम्मत पालन करें। कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करें। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव न करें। अगर आप इस पूरी लेक्चर सीरीज में से कुछ चीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो आर्टिकल 15 को पूरी तरीके से फॉलो करना। जाति के आधार पे कभी भी किसी के साथ में छुआछूत नहीं करनी है आपको। धर्म के आधार पे भी अभी आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। लिंग, जन्म स्थान कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो मेरी आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कुछ सीख रहे हैं इस पूरी लेक्चर सीरीज में तो ये ज़रूर सीख लेना, आर्टिकल 15 को फॉलो करना है। ये मेरी गुण दक्षिणा के रूप में आप मुझे दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता है, तो यहाँ पे भी आरक्षण के प्रावधान जुड़ जाते हैं। आरक्षण से रिलेटेड मेरा एक अलग से लेक्चर रहेगा, तो आरक्षण पे आपको बिल्कुल भी ऐसा अपने पॉइंट रखने के लिए या जो बायस्ड होते हैं उस तरीके के पॉइंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मूल अधिकारों का 5 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मूल अधिकारों में मज़ा आ जाएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। एक एक मूल अधिकार का मैंने वहाँ पे डीएनए किया है, पूरा डिकोड किया है एक एक मूल अधिकार को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। कोई टाइटल नहीं दिए जाएंगे। राजाधिराज, महाराज, संग्राम प्रमुख, इस तरीके से जो टाइटल दिए जाते हैं ना, केसर हिंद, वो नहीं दिए जाएंगे। लेकिन उपाधियाँ दी जा सकती हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जा सकते हैं। भारत रत्न एक पुरस्कार है, एक अवार्ड है, और क्लियरली लिखा है कि इनको आप जो है वो अपने नाम के आगे लगाएंगे नहीं। लाइक सचिन तेंदुलकर की अगर बेटी की शादी होती है तो उस कार्ड में सचिन तेंदुलकर जी ये नहीं लिखेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं लिख सकते। 19 में स्वतंत्रता भी 6 तरीके से बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 बहुत डिटेल में समझाया, और मूल अधिकार वाले लेक्चर में आपको सबसे ज़्यादा इसी पे मैंने जोर दिया, लिबर्टी ऑफ लाइफ, लाइफ जीने का अधिकार दिया गया है आपको, जीवन जीने का अधिकार। लेकिन सिर्फ सांस लेना जीवन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे तरीके से दिल भी धड़कना चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए, आपका जीवन गर्मापूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 21 जिसका दायरा बढ़ता चला गया, विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, प्राइवेसी का राइट्स, ठीक है। उसके अलावा पर्यावरण, जो प्रदूषित पर्यावरण है उसके खिलाफ जो है वो मतलब एक तरीके से स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, नॉइस पॉल्यूशन वगैरह यानी प्रदूषण होता है उससे बचने का अधिकार, ये भी आर्टिकल नंबर 21 के तहत। इसके बहुत सारे जो है वो प्रोविजंस बढ़ते गए बाद में, क्योंकि ये सिर्फ जीवित रहना नहीं है, कर्मपूर्ण तरीके से। और इसी में फिर बाद में शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए जो जोड़ दिया गया वो बाद में जोड़ दिया गया। ओके, आर्टिकल नंबर 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 23 में शोषण के विरुद्ध संरक्षण है। एंड 24, 25, 26, 27 में इंपॉर्टेंट 25 है धार्मिक स्वतंत्रता। 29, 30 में अल्पसंख्यक हित का संरक्षण। 32 में संवैधानिक उपचार 5 रिट जारी की जा सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अधिकार परीक्षा, एक होती है परमादेश, एक होती है कोआ वारंटो यानी पूछा जाता है किस आधार, एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और 2 होती है प्रोहिबिशन एंड सर्श्योरी। ओके, उसके बाद में डीपीएसपी राज्यों को नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, जिनमें 39 में प्रत्येक नागरिक समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क लीगल एड सहायता प्राप्त करने के लिए। यहीं से निकल के आता है नलसा, ठीक है, सालसा एंड डलसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि लोक अदालत आयोजित करती है और गरीब लोगों के लिए लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है, वकील प्रोवाइड कराती है। 39 में संसाधन संपत्ति का संचित वितरण करने वाली बात कही है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन गांधी से प्रेरित, जिसके तहत 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें 24 अप्रैल 1994 से लागू होता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 44 में समान सिविल संहिता, यूनियन सिविल कोड एंड 48 में पर्यावरण संरक्षण, वन वन्य जीव की रक्षा। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।
फिर उसके बाद में मूल कर्तव्य 51 में 11 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से रिवाइज कराए थे। यहाँ पे संघ के बारे में बात करते हैं तो 52वां राष्ट्रपति होता है, उसके बाद में 63वां उपराष्ट्रपति होता है और 74वां मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री होता है। 60 में राष्ट्रपति के शपथ और 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये याद रखना 61 राष्ट्रपति महाभियोग का आर्टिकल कौन सा है, 61। उसके बाद में 70 में आकस्मिकता कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। 75A में पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऐसा है। 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है। 79 संसद, 80 राज्यसभा एंड 81 लोकसभा सरला। 83 क्लॉज 1 में लिखा है राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। 100 क्लॉज 1 में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा संघ के अंदर चल रहा है। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ध्यान रखना 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान। 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा और धन विधेयक में लोकसभा के पास में राज्यसभा से अधिक शक्तियां, ये 109 में लिखा हुआ है। धन विधेयक को परिभाषित करने का काम भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद में 112 में अपना बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 111 में लिखा है कि जो भी विधेयक पारित होंगे उन पे लास्ट में राष्ट्रपति का दस्तखत करना जरूरी है। ओके, 122 में लिखा है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी। ओके, संसद में जो कार्रवाई हो रही है उन पे न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 24 यहाँ से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा। 137 में सुप्रीम कोर्ट की जो है पुनः अवलोकन की शक्ति है। 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है अटॉर्नी जनरल को भेज के। 148 में कैग के बारे में बोला गया। 76 में किसके बारे में बोला गया था, 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बोला गया था। और 148 में किसके बारे में बोला है, कैग के बारे में। कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसे संसद के सामने रखवाता है और वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति जो है उसका निरीक्षण करती है। देन हम राज्यों पे आते हैं। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 161 राज्यपाल की क्षमाशांत की शक्ति। उसके बाद में राज्यों में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जैसे वहाँ 76 नंबर का जो था अटॉर्नी जनरल था, या 165 में राज्य में महाधिवक्ता होता है। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन करना हो तो विधान परिषद अगर राजस्थान वाले बनाना चाहें तो आर्टिकल नंबर 169 के तहत बना सकते हैं, लेकिन 1/3 जो है मतलब जो टोटल विधानसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 से ज़्यादा या सदस्य नहीं हो सकते। 174 में राज्यपाल जो है वो विधानसभा का सत्रावत करना, सत्रावसान करने की शक्तियाँ मिलती हैं। 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति दी जाती है, जैसे वहाँ पे 111 में राष्ट्रपति सिग्नेचर कर रहा था, यहाँ पे 200 के तहत राज्यपाल सिग्नेचर कर रहा है। 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट। 215 में हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 226 में हाईकोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति होगी। उसके बाद में अपना भाग नंबर 8 में दिल्ली के संबंध में, यानी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, तो दिल्ली के संबंध में 39A में जोड़े गए थे। पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको 243A to O तक पंचायतें, P to ZG तक अपनी नगर पालिकाएं, और उसके बाद में ZD से और ZI तक जो है वो अपनी सहकारी समितियों के बारे में बात की गई। ठीक है, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं राज्यों के बीच में संबंध अगर है तो उसमें 249 में राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास में है। एक तो राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय भी बनाया जा सकता है, या राज्यसभा लिख के दे दे तो भी बनाया जा सकता है। अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों को निर्णय करने का भी अपना यहाँ पे 253 में है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। उसके बाद में वित्त से रिलेटेड इनमें 280 वित्त आयोग है, 267 अपना कंटिजेंसी फंड है, 266 राज्य एवं राज्य संचित निधियों लोक लेखा के बारे में प्रावधान है। 300A में विधि के प्रावधान के बिना मतलब अपना जो संपत्ति का अधिकार है वो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ओके, उसके बाद में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं 308 से 323 तक होती हैं, जिनमें 312 में अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होंगी ये, और फिर 315 में UPSC एंड स्टेट PSC के बारे में बात की गई है। और प्रशासनिक अधिकरण ट्राइब्यूनल 323A में चुनाव 324 से लेकर 329 तक। 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। CEC और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है, MP MLA के चुनाव में। उसके बाद में कुछ प्रावधान रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं। 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। 332 में राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में 338A में फिर ST के लिए आयोग बनाया, और 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ओके,
राजभाषा में 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बाद में राजभाषा आयोग बनाने का भी प्रावधान था। फिर हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश को भी रखा गया। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। आपात उपबंध 352, 56 और 60 बोलने की जरूरत है नहीं मुझे लगता। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना, उनको प्रभावी करना राज्य पर प्रभाव जरूरी है। तो ये मैंने आपको आपात वाले उपबंध में बताया था 355, 365, ठीक है, उस समय ही बता दिया था कि संघ की जिम्मेदारी है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल नहीं होना चाहिए, उसकी देखभाल होती रहनी चाहिए। संविधान संशोधन 368, 3 तरीके से संविधान संशोधन। बाकी ये कुछ और अन्य प्रावधान है जिनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। 370 था, वो भी हट गया। 371 में 8-10 राज्यों के रिगार्डिंग कुछ बातें लिखी गई हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको अगले इतने जो 9 घंटे के आसपास में ये सब कुछ कराया है, उसमें पॉलिटी के ब्रह्मास्त्र के रूप में सब कुछ कवर करा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अगर इससे कुछ बाहर जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो और डीप में पढ़ने के लिए हमारे पॉलिटी के फुल कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो आईएएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टेट पीएससी के रिगार्डिंग ऑल इन वन करके एक अपने कोर्स है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपको कांटेक्ट के लिए हमारी जो टीम है उनके मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। अगर इसकी पीडीएफ के रिगार्डिंग आपको बात करनी है तो ये नंबर है 7427080396। एंड अगर आपको अदर कोर्सेज आइए सारे इसके रिगार्डिंग बात करनी है तो 9352887185 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर पढ़ने की सबकी ज़रूरत है। और अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो निश्चित आप एक महान व्यक्ति हैं, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाई का रिटेंशन पावर उतना नहीं होता है। सिर्फ 8-10% लोग जो हैं वो पढ़ाई इतनी कर पाते हैं। तो अगर यहाँ तक पढ़ा है तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ हर एग्ज़ाम में 90% सवाल आप इस पूरी लेक्चर सीरीज में से कवर कर लोगे। एंड इस पीडीएफ को मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ शुरुआती 20,000 स्टूडेंट के लिए। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन होता है, लेक्चर बुरा लगा है तो डिसलाइक का बटन होता है। दोनों में से आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। आपके अंदर बहुत अच्छा विवेक है। उसके अलावा शेयर का भी ऑप्शन होता है। शेयर का मतलब होता है कि अगर चीज़ अच्छी लग रही है और कोई ज़रूरतमंद है तो उसके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि एजुकेशन को जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसे छुपाने से नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो आप अगर लगे शेयर करना है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं, लगे कि आपको लग रहा है कोई ज़रूरतमंद आदमी है देन उसके साथ शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना और ये सब मन मर्जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मैंने पूरी प्रोसेस बता दी। बाकी आगे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये जो पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र है वो कैसा लगा, और आगे आप कौन कौन सी सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं निश्चित आपके जितने भी उम्मीद हैं उन पे खरा उतरूँगा और बेस्ट से बेस्ट ब्रह्मास्त्र आपके लिए लेके आऊँगा। आप चाहेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इकोनॉमी, इन सब के लिए मैं ब्रह्मास्त्र लेके आऊँगा। लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन सा आप ब्रह्मास्त्र चाहते हैं। तो राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल।